दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरो यारो की जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का ये 7वां मॉडल सेट है और इसमें आज हम 100 से 150 पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे आपसे। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज आइए हम अपने आज के पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है 7 से 9 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी और बीएचयू यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 2023 का करंट है उसी को पूछे, जो पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं और वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही हैं आज के परिदृश्य में, तो उनको भी पूछ सकता है। तो इसका आपको खास खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार 45.3 लाख करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है। पिछली बार जब आर ओ का पेपर 2017 में हुआ था तो उसमें भी बजट से रिलेटेड यूपी के बजट का टोटल फिगर क्या था, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो केंद्रीय बजट का आकार जो था वो 45.3 लाख करोड़ रुपए है और यह पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है। अगला है मंत्रालय दिया गया है और केंद्रीय बजट में आवंटन किस मंत्रालय को कितना हुआ है। कुछ प्रमुख मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं, लाख करोड़ रुपए में आगे धनराशि लिखी है। रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में महिला श्रम बाल सहभागिता दर 25.1% है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार एमएसएमई की संख्या की दृष्टि से 3 देश भारत, चीन और अमेरिका ये शीर्ष पर हैं। सबसे शीर्ष पे आपको प्राउड फील होना चाहिए कि अपना जो कंट्री है एमएसएमई की संख्या की दृष्टि से, यानी कि छोटे उद्यमों में भारत सबसे शीर्ष पे है। ठीक है। नेक्स्ट है, हम जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यूपी बजट पे रिलेटेड पूरा पिछला वीडियो जो था हमारा मॉडल टेस्ट 6 जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 80% क्वेश्चन आपको यूपी बजट से देखने को मिलेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण वो था। और क्योंकि यूपी के बजट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप देखिएगा ध्यान से और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट है फरवरी 2023 में भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु प्रसिद्ध भाषाविद महेंद्र कुमार मिश्र को यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है फरवरी 2023 में वेदांता समूह एवं ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के द्वारा भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र धोलेरा गुजरात में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है फरवरी 2023 में भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस का परिचालन मुंबई में शुरू किया गया। अगला पॉइंट है फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII में भारत 10वें स्थान पर रहा, जर्मनी इसमें शीर्ष पर रहा। अगला है जनवरी 2023 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक जो थी वो 85 थी। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में राइट टू साइट विजन उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बना था। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। अगला है 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2023 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। अगला है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन राउरकेला उड़ीसा में किया गया और यह जनवरी 2023 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई कुशल अकर्मण्यता की नीति अफगानिस्तान के संबंध में लागू की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध निर्धारण हेतु 1927 में हरकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट है वर्ष 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत पायनियर समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई।
नेक्स्ट है कुछ राजनीतिक धार्मिक आंदोलनों के नाम दिए गए हैं और किस वर्ष में हुए ये दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831। कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को दे देता है एग्जाम में, तो वहाँ पे जब तक आपको नहीं पता होगा, इनके सन नहीं पता होंगे, तब तक आप सीक्वेंस में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी। सन्यासी आंदोलन 1763 से 1800 ईस्वी। नेक्स्ट है कुछ समाज समाज सुधार अधिनियम बताए गए हैं और किसके समय में हुए, किस गवर्नर जनरल के समय में हुए वो बताया गया है। जैसे दास प्रथा निषेध लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। शारदा एक्ट आया लॉर्ड इरविन के समय। और सम्मति आय अधिनियम जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया। इसमें 12 वर्ष से कम के बच्चों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है पहले आप जानते थे कि पहले के ज़माने में बाल विवाह मोस्टली होता था, तो उस बाल विवाह को रोकने के लिए सम्मति आय अधिनियम आया था। तो सम्मति आय अधिनियम जो है इसमें 12 वर्ष से कम के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दिया गया था और ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है वर्ष 1896 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई थी। और ये मिलान करने को ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको ये ध्यान रखना है HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु ने असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट है अगला है चटगांव आर्मरी रेड, ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। इसका प्रमुख कारण मुस्लिम लीग का असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड 4 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला आरंभ इसका जो हुआ था पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरा यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। तीसरा है इस सत्याग्रह के पोषक महात्मा गांधी थे। और चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता। इनकी विशेषता के कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको यहाँ पे। यह सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। और तीसरा पॉइंट है बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया इसी अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है एल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों यूरोपियों ने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंध है इसका। ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार राजा जो भोज थे उनसे संबंध है। और जबकि भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। आगे कुछ संस्थान दिए गए हैं, उनकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। जैसे इंडियन लीग की स्थापना 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित हुआ। जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैसे बौद्ध धर्म में 3 आपको सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और जैसे 3 उसमें होते हैं बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में होते हैं वैसे जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला पॉइंट है चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्रियों को उड्डन कट्टम कहा जाता था। कई बार ये पूछता है ये वर्डिंग दे करके कि ये किसे कहा जाता था या इस काल में ये इनको क्या कहा जाता था, इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। चोल काल में प्रांत को यानी कि राज्य को मंडलम कहा जाता था
और राज्य के उच्च अधिकारियों या मंत्रियों को उड्डन कट्टम कहा जाता था। नेक्स्ट है यात्री के नाम और किस शासक के समय ये यात्री आए वो बताया गया। जैसे निकोलो कॉन्टी, ये देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के समय आया था। बारबोसा, ये कृष्ण देवराय के समय आया था। और जबकि डोमिंगो पायस, ये भी कृष्ण देवराय के समय आया था। नेक्स्ट है रचना दिए गए हैं, रचनाकार के नाम दिए गए हैं। जैसे नाट्यशास्त्र भरत ने लिखा, नीतिसार कामंदक के द्वारा रचा गया। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती, ये हाल ने इसकी रचना की है। और वासोदत्ता के रचनाकार जो हैं वो सुबंधु हैं। अगला पॉइंट है अभिलेख दिया गया है और किस शासक से जुड़े हुए हैं ये अभिलेख। तो जैसे बिलसड स्तंभ लेख, ये कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ है। जबकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, एरण अभिलेख ये बुद्धगुप्त। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कारकोट वंश। कारकोट वंश के बारे में बताया गया है, यह राजवंश कश्मीर में स्थापित था। और इससे जुड़ा दूसरा पॉइंट है ये ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश का महान शासक व निर्माता था। बहुत चर्चित नाम है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ लेता है ऑनलाइनर में कि ललितादित्य मुक्तापीड का संबंध किस वंश से था। तो ये कारकोट वंश का महान शासक या इसका निर्माण करने वाला था। नेक्स्ट अगला पॉइंट वत्सराज जो शासक थे वो 780 से 805 ईस्वी तक। जयसिंह सिद्धराज 1094 ईस्वी से 1153 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। कृष्ण तृतीय ये 939 939 ईस्वी से 967 967 ईस्वी तक। अगला है 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड में उनको जोड़ने के लिए वहाँ पे एक चैनल इन द सेंस वहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है वाटरवेज का, उसको चैनल बोला जाता है। जैसे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच है। लक्षद्वीप अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, 100 मीटर प्रधानमंत्री चले हैं। और आप देख सकते हैं गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो प्लेस है वो लक्षद्वीप बन गया है। तो भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतने 140 करोड़ भारतीयों का देश है। अगर किसी भी देश से किसी भी चीज़ को लेकर के अपोज किया जाएगा और हमारे देश का कोई शासक है, प्रधानमंत्री हैं या कोई और इस तरीके का जो जिसका प्रभाव है जनता पे, अगर उसने कुछ भी इस तरीके से चीज़ें की और किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहा तो वो बहुत जल्दी उसको लोग फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो दूसरे देश जो हमारे मित्र देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनको सोचना चाहिए कि भारत जैसे देश से हमें जो है किसी भी प्रकार का द्वेष रखना ये हमारे लिए ही घातक होगा। लेकिन मालदीव ये समझ नहीं पाया और उसी का खामियाजा उसने भुगता कि बहुत सारे जो वहाँ पे पर्यटक जाने वाले थे उन्होंने अपने टिकटें कैंसिल करवा दी। तो ये चलिए ये तो अलग का विषय है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में है। और जबकि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। कोको स्ट्रेट, ये उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है इसके बीच में है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगला पॉइंट है कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु का पूर्वी तट है जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है कोंकण तट, ये दमन से गोवा के बीच का जो समुद्री तट है इसे कोंकण तट कहते हैं। उत्कल, ये उड़ीसा का मैदान है जिसे उत्कल कहा जाता है। और उत्तरी सरकर गोदावरी एवं महानदी का पूर्वी तटीय मैदान जो है उसे उत्तरी सरकर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सतलज, ट्रांस हिमालय नदी हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी का उद्भव कहाँ से होता है? राकस ताल मानसरोवर तिब्बत से होता है। यानी कि तब तिब्बत में स्थित राकस ताल मानसरोवर से सतलज नदी का उद्भव होता है। और ये एक ट्रांस हिमालय नदी है, ये हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है अगला है महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। और अगला पॉइंट है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ सुमेलित करके दिया गया है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध चिश्तिया से था। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदिया से था।
दारा शिकोह कादरिया से संबंध था, दारा शिकोह का, और जबकि शेख शहाबुद्दीन का संबंध सोहरावर्दिया से था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, गुरु नानक देव निपखवाद के संस्थापक थे। गुरु नानक देव जो थे वो निपखवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में विभाजित करती है। अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना शैल क्रमों का स्थान है। नेक्स्ट है, अम्लीय मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है। और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, रामपुर जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और जो कि 412 मेगावाट की परियोजना है ये। अगला पॉइंट है, बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब जो है वो ब्यास तथा सतलज के मध्य में, अगर आपको याद करना है तो बिस्ट BIST, बी से ब्यास और एस से सतलज, ठीक है, ST से सतलज, BI से ब्यास और ST से सतलज। तो बिस्ट दोआब किसके मध्य हो गया? ब्यास तथा सतलज नदी के मध्य हो गया। बारी दोआब राबी और ब्यास के मध्य हो गया, बारी राबी, ठीक है। आपको यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना ट्रिक बना करके, जो खुद से बनाया हुआ ट्रिक होता है वो ज़्यादा सटीक होता है और वो अधिक समय तक आपको आपके मस्तिष्क पटल में वो छपा हुआ होता है। तो अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए और उसी से याद करिए। तो बारी दोआब जो है वो रावी तथा ब्यास नदी के मध्य में है। रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के मध्य में है। वर्डिंग को अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाज दोआब जो है वो चिनाज और झेलम के मध्य में है। नेक्स्ट है अगला, भारत के जलप्रपात कुछ बताए गए हैं और कहाँ स्थित हैं। जैसे बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, पलानी हिमाचल प्रदेश में, चचाई मध्य प्रदेश में, खंडाधार ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्वांटो का मैदान होन्सू द्वीप पर स्थित है। आप जानते हैं पिछले जो 2017 में हुआ था RO का एग्जाम, उसमें ये पूछ लिया था, द्वीप दिए थे जापान के 4 और उनको आपको क्रम में लगाना था, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना था। तो उसी में से एक द्वीप है होन्सू द्वीप। होन्सू द्वीप में ही ये क्वांटो का मैदान स्थित है। होन्डू, होन्सू, होकई ऐसे करके 4-5 द्वीपों के नाम दिए थे और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट है, मैंने पहले ही बताया कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उस वही डिट्टो ना पूछ करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संभावना होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप जो है वो जावा है। अगला पॉइंट है, जो क्षेत्र दिए गए हैं और उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में वो बताया गया है। जैसे बेका घाटी लेबनान में सेब का उत्पादन होता है। बरगन पहाड़ी कुवैत में तेल क्षेत्र है, ठीक है। किंता केलांग घाटी मलेशिया का, यहाँ टिन का उत्पादन होता है। और काइन्नी पठार म्यांमार में, यहाँ भी टिन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित किया गया है यहाँ पे। जैसे फियर्ड तट, फियर्ड तट जो है ये नॉर्वे का तट है। रिया तट ये भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जिसे रिया तट कहा जाता है। निर्गत समुद्र तट ये गुजरात का काठियावाड़ का तट है। हैफा तट ये यूरोप का बाल्टिक तट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के ज्वालामुखी का प्लेट विवर्तनिकी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कार्बोनीफेरस काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, एल्युमिनियम संयंत्र बताए गए हैं और उनसे विद्युत प्राप्ति किस परियोजना के द्वारा की जाए। जैसे हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। तो हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र जो है ये रिहंद परियोजना है। मालको मेट्टूर परियोजना, बाल्को कोरबा तथा विद्युत गृह, कोरबा ताप विद्युत गृह, ठीक है। नालको जो है ये अंगुल ताप विद्युत गृह है। नेक्स्ट है, जलप्रपात दिए गए हैं और किस नदी पर ये जलप्रपात स्थित इनकी स्थिति है वो बताया गया। जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पे है। धुआंधार ये नर्मदा नदी पे है। जोग ये शरावती नदी पर है। जबकि गोकाक प्रपात जो है ये घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक के बेलगाम में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट है सदाबहार वन के वृक्ष। सदाबहार वनों के कुछ वृक्षों के नाम दिए गए हैं, जैसे रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, ये सब सदाबहार वन के वृक्षों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद दिया गया है और उनसे जुड़े हुए प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 243 का 243 का ये इससे ग्राम सभा से संबंधित है। 243 खा पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 गा पंचायतों की संरचना से संबंधित है, जबकि 243 घा जो है ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण के संबंध में है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसे ये लगता है कि यह जाति जो है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न वर्ग है, बहुत ही ज़्यादा निम्न वर्ग मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है उसके अंदर, तो वो उसको अपने विशेषाधिकार के द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत वो अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में ऐसे विषय जो समवर्ती या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है घाटी के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थिति दी गई है, जैसे प्लीजेंट घाटी ये अमेरिका में स्थित है, एब्रो घाटी स्पेन में, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि लायर घाटी जो है ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। कुछ देश और उनकी राजधानी बताई गई है, जैसे सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है, होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा है और युगांडा की राजधानी कंपाला है। बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछता है, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा कराती है, क्योंकि गर्म धाराएं अपने साथ आने वाली आर्द्र पवनों को समाहित करते हुए वर्षा कराती हैं। नेक्स्ट है पछुआ पवन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण है। नेक्स्ट है वायु राशियों की उत्पत्ति की अनुकूल दशा यह है कि वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है अदृश्य व्यापार की मदें क्या क्या होती हैं, तो पहला है वस्तुओं की परिवहन लागत, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, और तीसरा है बीमा के प्रीमियम का भुगतान। ये अदृश्य व्यापार की मदें होती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अप्रैल 1995 में नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। इकोनॉमिक्स से भी करंट और हिस्ट्री को मिला करके लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है। अगला है ब्याज दर को कम करने का परिणाम तरलता तथा उपभोग के वृद्धि के रूप में होगा, जो मुद्रास्फीति की वृद्धि में सहायक होगा। नेक्स्ट है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में किन किन को रखा गया है, तो दूध एवं पनीर, शैम्पू एवं साबुन, बिस्कुट एवं ब्रेड, ये एफएमसीजी में आते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोगों के घरों में यही होता है भाई, डेली चाय और खाना बना रहे हैं लोग तो दूध पनीर का इस्तेमाल, शैम्पू साबुन डेली नहाते हैं मोस्टली लोग 95% लोग, और बिस्कुट एवं ब्रेड चाय के साथ ये भी कंज्यूम करते हैं, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इनको रखा गया है। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा गन्ने की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। यानी कि जैसे आप देखते हैं धान, गेहूँ, दालों, इनके लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया जाता है, तो गन्ने के लिए ऐसा नहीं है। गन्ने के लिए जो है उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, इसके लिए एमएसपी नहीं जारी किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है अभी आप अगर डेली करंट से अपडेट होते हो तो कल ही 10 से 20 रुपये गन्ने का मूल्य जो है बढ़ाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगला है वर्णांधता डेल्टोनिज्म डिजीज, यह एक लिंग संबंधी रोग है। ठीक है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है फ्रिएटोफाइट्स पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, एक तरीके के लिंग संबंधी जेनेटिक डिजीज होता है ये। ठीक है।
अगला है फ्रेटोफाइट्स पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ संस्थान दिए गए हैं और कहाँ स्थिति है उनकी वो बताया गया है। जैसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये मरुक्षेत्र मतलब मरुस्थल से, तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है अगर बात की जाए भारत की, तो राजस्थान में, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। आपको एक किसी भी पॉइंट को कोरिलेट करना है तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप सब याद नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे समझ विकसित करनी होगी अपनी, और जब आप कोरिलेशन बनाएंगे किसी पॉइंट का किसी चीज़ से, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बागवानी संस्थान, ये मेसिफेमा नागालैंड में है। अगला है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, इसी वर्ष हुआ है 2023 में। तो उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ये इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था। इनकी पुस्तक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता भी कहा गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इन्हें आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा गया है। तो ये आज के इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे। आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प करते हुए परीक्षान्मुख तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, और मोस्ट प्रोबेबली है कि कल ही हम एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप स्वस्थ रहिए और ठंड से बचे रहिए, क्योंकि पढ़ाई और तैयारी के साथ साथ आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना, जब तक शरीर आपका साथ नहीं देगा तब तक आप किसी काम को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। और शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ होगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन कर पाएंगे, और आपकी तैयारी का जो लेवल है वो और हाई होता चला जाएगा। इसलिए साउंड माइंड जो होता है वो साउंड बॉडी में ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए और दिमाग को भी स्वस्थ रख पाएंगे, तभी आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।